बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मीनगर राज्य पर राजा नित्यानंद राज करता था। उसका न्याय मंत्री चालुक्य बहुत ही सूझबूझ वाला था। वह हर समस्या का चुटकियों में हल कर देता था। अतः राजा नित्यानंद उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। अन्य मंत्री न्याय मंत्री चालुक्य से बहुत जलते व ईर्ष्या रखते थे। लक्ष्मीनगर में ही धनपति नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका धनपति था, पर उसके घर में गरीबी बुरी तरह अपना डेरा डाले हुए थी। घर में केवल 3 प्राणी थे, स्वयं धनपति, उसकी पत्नी राधा और बूढ़ी माँ। गरीबी के कारण घर में अक्सर झगड़ा रहता था। एक दिन सास अपनी बहू से कहने लगी, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बेटे ने कमा कमा कर अन्न के भंडार जो लगा रखे हैं। बहू ऐसा ना कहो, धनपति तेरा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है तुम्हारे बेटे ने मुझे, सिवाय भूख और गरीबी के। यह कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देखकर धनपति कहने लगा, अब और नहीं सहा जाता। मैं आज ही अपने मित्र रामदास के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ, ताकि घर का गुजारा चल सके। और वे सीधा रामदास के पास पहुँचा तो उसका मित्र कहने लगा, क्या बात है धनपति, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं रामदास, गरीबी के कारण घर में रोज रोज चकचक रहती है। तुम थोड़ी सी सहायता कर दो तो कुछ बात बने। देखो धनपति, मैं धन से कई बार तुम्हारी सहायता कर चुका हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास धन समाप्त हो जाता है तो तुम मेरे पास सहायता मांगने चले आते हो, और मैं मित्रता का लिहाज करके पहले ही तुम्हारी आवश्यकता से अधिक सहायता कर चुका हूँ। अब तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। भाई, मेरा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, मुझे उनकी भी तो चिंता करनी है। रामदास, तो इस बार तुम सचमुच ही मेरी सहायता नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे सहायता मांगने की अपेक्षा तुम कुछ काम करो, मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। जाओ, यहाँ से चले जाओ। सुनकर धनपति का मुंह लटक गया और वे निराश सा वहाँ से वापस लौट पड़ा। मन में सोचने लगा, मुझे तो रामदास का ही एकमात्र सहारा था, आज वह सहारा भी छूट गया। अब कैसे होगा? सुबह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। आंखों के सामने बार बार अंधेरा सा छा रहा है। धनपति चलते चलते अपने घर पहुंच गया और उस समय रात हो चुकी थी। उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। वे राधा से कहने लगा, राधा जल्दी से कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है। तुम भूखे हो तो मैंने कौन सा भर पेट खाना खाया है? कल से मैं भी भूखी हूँ। अरे क्या घर में कुछ रख गए थे जो निकाल कर तुम्हें खाने को दे दूं? मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मुझे तुम जैसा निखट्टू और गरीब पति मिल गया। राधा अपने पति को बुरी तरह कोसने लगी। यह देख भूख से व्याकुल धनपति का क्रोध भड़क उठा और वे कहने लगा कि राधा, कान खोलकर सुन ले, धन स्त्री के भाग्य से मिलता है। जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हूँ, दुख ही दुख पा रहा हूँ। न जाने कब तुझसे पीछा छूटेगा। यह सुनते ही राधा भी रणचंडी बन गई और कहने लगी, तुम खुद तो कुछ कमाते धमाते नहीं हो और दोष मेरे सिर पर मढ़ते हो, निखट्टू कहीं के। यह कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। राधा को रोता हुआ देखकर धनपति कहने लगा, रो रो और रो, खूब टसुएं बहा। इन घड़ियाली आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यह रोना और चीख चिल्लाहट सुनकर धनपति की माँ जैसे तैसे गिरती पड़ती वहाँ पहुँची और कहने लगी, बेटा और बहू, तुम दोनों ने यह क्या शोर मचा रखा है? रात के समय क्यों झगड़ा कर रहे हो? रोते हुए राधा कहने लगी, झगड़ा मैं नहीं,
तुम्हारा कमाऊ बेटा कर रहा है माताजी, कहकर राधा फिर से जोर जोर से रोने लगी। उस समय उनके घर के बाहर से गश्त लगाते हुए 2 सैनिक गुजरे और वे आपस में कहने लगे, लगता है इस घर में कोई स्त्री रो रही है, हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों घर के अंदर गए और पूछने लगे, क्या बात है, ये रोना पीटना क्यों मचा हुआ है। सैनिकों को सामने देख रोती हुई राधा चुप हो गई। बूढ़ी माँ और धनपति को भी जैसे सांप सूंघ गया। यह देखकर दूसरा सैनिक कड़क कर बोला, बोलते क्यों नहीं, क्या तुम अपनी पत्नी को पीट रहे थे। धनपति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह सोच रहा था, कितने शर्म की बात है कि घर की बात राधा के रोने से घर के बाहर पहुंच गई। इधर राधा फिर से धीरे धीरे रोने लगी। यह देखकर एक सैनिक ने धनपति का बाजू पकड़ लिया और कहने लगा, बताते क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। क्या बताऊं, कुछ बात हो तो बताऊं भी। सैनिक कहने लगा, जरूर इस आदमी ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है। शायद इसे पता नहीं कि औरतों का अपमान करने वालों को राजा कड़ा दंड देते हैं। सुनकर धनपति को कुछ गुस्सा सा आ गया और वे कहने लगा, बात कुछ भी हो, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम लोग बिना पूछे हमारे घर में क्यों चले आए। धनपति की बात को सैनिकों ने अपना अपमान समझा और कहने लगे, तुम्हें इसी समय गिरफ्तार किया जाता है, तुम्हारा निर्णय कल सुबह दरबार में होगा। सैनिक खींचकर धनपति को बाहर की ओर ले जाने लगे। उसकी माँ और पत्नी सैनिकों को रोकती रह गईं। सैनिकों ने धनपति को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया और सुबह होते ही उसे दरबार में राजा के सामने पेश किया गया। सैनिक कहने लगा, महाराज, कल रात को ये आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसलिए हम इसे बंदी बनाकर ले आए। सैनिक की बात सुनकर राजा नित्यानंद की त्योरियां चढ़ गई और वे कहने लगे, अगर इस आदमी ने अपनी पत्नी को पीटा है तो इसे कड़ी सजा मिलेगी। तभी न्याय मंत्री ने धनपति से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। क्या कहूँ न्याय मंत्री जी, भरे दरबार में मैं क्या कहूँ, बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है, मेरी माँ भी मुझसे नाराज रहती है, घर में हर समय कलेश मचा रहता है। इतना कहकर धनपति चुप हो गया। तब न्याय मंत्री चालुक्य उससे हंसकर बोला, अपराधी, तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा है। फिर न्याय मंत्री ने राजा नित्यानंद से कहा, महाराज, इस व्यक्ति को मुक्त कर दीजिए और राजकोष से इसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दिलवा दीजिए। सुनकर राजा नित्यानंद ने न्याय मंत्री की ओर चौंक कर देखा पर कुछ कहा नहीं। अगले ही पल राजा नित्यानंद ने दरबार में मौजूद खजांची से कहा, खजांची जी, इस आदमी को राजकीय कोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर आदर सहित महल के बाहर छोड़ आओ। खजांची धनपति को अपने साथ ले गया और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। स्वर्ण मुद्राएं पाकर धनपति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, जान भी बच गई और धन भी मिल गया। उसी शाम को जब राजा नित्यानंद और न्याय मंत्री चालुक्य राजकीय उद्यान में टहल रहे थे तो राजा कहने लगे, न्याय मंत्री जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आज दरबार में जब हमने अपराधी को कड़ा दंड देने की बात कही तो आपने उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर रिहा क्यों करवा दिया। महाराज, वह आदमी अपराधी नहीं था, इसलिए उसे दंड देना उचित नहीं था। तुम यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। न्याय मंत्री जी, सुनिए महाराज, 3 प्राणियों वाले छोटे से परिवार में जब तीनों ही प्राणी एक दूसरे से खुश ना हों तो समझ लेना चाहिए कि कारण घरेलू नहीं बाहरी है और सबसे बड़ा बाहरी कारण
धन का अभाव भी हो सकता है। इसलिए मैंने उस अपराधी को रिहा करवा कर उसे राजकीय कोष से स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई थी। राजा नित्यानंद आश्चर्य से न्याय मंत्री की ओर देखकर कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हमारे समझ में तो तुम्हारी बात अभी भी नहीं आई। ठीक है महाराज, 5 दिन बाद ही आप उस अपराधी को सैनिकों द्वारा दरबार में फिर बुलवाइएगा, तब मेरी बात प्रमाणित हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। 5 दिन बाद राजा नित्यानंद के आदेश पर धनपति पुनः दरबार में उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाराज की जय हो। कहो धनपति, अब तुम्हारे घर का क्या हाल है? महाराज, हमारे घर में दरिद्रता की लड़ाई थी। आपके यहाँ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने पर दरिद्रता समाप्त हो गई, तो घर की लड़ाई भी समाप्त हो गई। अब हमारे दिन बड़े मजे से गुजर रहे हैं। घर में किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। सुनकर राजा नित्यानंद ने न्याय मंत्री चालुक्य से कहा, तुमने ठीक ही कहा था न्याय मंत्री जी। धनपति के घर में धन की ही लड़ाई थी। हम तुम्हारे न्याय का लोहा मान गए हैं न्याय मंत्री जी। अब न्याय मंत्री ने धनपति को समझाया, धनपति, तुम्हारे घर का झगड़ा अब तभी तक शांत रहेगा जब तक घर में स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं खत्म होते ही तुम्हारे घर में फिर लड़ाई रहने लगेगी। यह तो आप ठीक ही कह रहे हैं न्याय मंत्री जी। धनपति, तुम ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे तुम्हारे घर में धन का अभाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए? ऐसा कौन सा उपाय है न्याय मंत्री जी? धनपति, वह उपाय हम तुम्हें बताते हैं। तुम हमारी सेना में नौकरी कर लो। ऐसा करने से तुम्हें रोजगार भी मिल जाएगा और धन की प्राप्ति भी होगी। मुझे मंजूर है महाराज। धनपति खुशी खुशी अपने घर लौट गया। उसी दिन प्रधानमंत्री श्यामदत्त ने मंत्रियों की एक गुप्त बैठक बुलाई और वे कहने लगा, मंत्रीगणों, न्याय मंत्री चालुक्य बड़ी से बड़ी समस्या को भी पल भर में सुलझा लेता है, जिससे राजा नित्यानंद उन्हें बहुत आदर देते हैं और हर समस्या पर चालुक्य की राय लेते हैं। हमें पूछते तक नहीं हैं। यह तो सरासर हमारा अपमान है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे न्याय मंत्री चालुक्य महाराज की नजरों से गिर जाएं। तभी एक मंत्री बोला, क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ। सभी मंत्रीगण बोल उठे, प्रधानमंत्री जी, हम सब आपका साथ देने का वचन देते हैं। तब प्रधानमंत्री ने अपनी योजना सबको बताई। योजना सुनकर सब कहने लगे, वाह प्रधानमंत्री जी, योजना तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है। अब न्याय मंत्री चालुक्य महाराज की नजरों से अवश्य ही गिर जाएंगे। दूसरे दिन जब दरबार लगा हुआ था तो एक स्त्री गोद में बच्चा लिए हुए वहाँ आई और कहने लगी, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। देवी, तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज, आपके राज्य के एक धनी मानी व्यक्ति ने मुझसे प्रेम का नाटक रचाकर मुझे अपने इस अवैध पुत्र की माँ बना दिया है। अब जबकि मैं माँ बन गई हूँ तो वह व्यक्ति मुझे अपनी पत्नी मानने और अपने बेटे को अपनाने से इनकार कर रहा है। ओह, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है देवी। अब न्याय मंत्री चालुक्य ने उस स्त्री से पूछा, देवी, कौन है वह व्यक्ति जिसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? सुनकर उस स्त्री ने क्रोधित दृष्टि से न्याय मंत्री की ओर देखा और कहने लगी, चालुक्य, न्याय मंत्री की कुर्सी पर बैठकर कैसा अनजान बन रहा है तू? क्या मतलब? वह स्त्री क्रोध में भरकर राजा नित्यानंद से बोली, महाराज, ये वही आदमी है जिसने मुझसे प्रेम का झूठा नाटक खेलकर मुझे इस बच्चे की माँ बनाया है। क्या? न्याय मंत्री कहने लगा, वाचाल स्त्री, जानती है तू क्या बक रही है? मैं बक नहीं रही हूँ।
बल्कि आज बड़े दरबार में न्याय मांगने आई हूँ। कहकर वह स्त्री रोने लगी। देवी रो नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। अब राजा नित्यानंद ने न्याय मंत्री से पूछा, न्याय मंत्री जी, क्या ये स्त्री सच कह रही है? महाराज, यह मुझ पर सरासर झूठा आरोप लगा रही है। मैंने आज से पहले कभी इसे देखा भी नहीं है और इस बात का क्या सबूत है कि यह जो कुछ भी कह रही है सच ही कह रही है। यह सुनकर वो स्त्री जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर प्रधानमंत्री अपने स्थान से उठा और कहने लगा, इस बात की गवाही मैं दूंगा, साथ ही सभी मंत्री भी देंगे कि न्याय मंत्री चालुक्य का इस स्त्री के साथ अवैध संबंध रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप भी इस स्त्री के षड्यंत्र में शामिल हो गए। मुझे आपसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आशा तो हमें भी आपसे ऐसी नहीं थी न्याय मंत्री जी। अपने पद और उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता। ठीक है, यदि आप झूठ को सच करने पर तुले हुए हैं तो इस बात की गवाही दीजिए कि यह स्त्री जो कुछ कह रही है सच कह रही है। तभी प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, अभी कुछ दिन पहले ही हम किसी गंभीर विषय में सलाह मशवरा करने के लिए अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री चालुक्य के महल में गए थे। वहाँ हमने एक कक्ष में इस स्त्री और न्याय मंत्री का झगड़ा होते हुए देखा था। इस स्त्री को धमकाते हुए न्याय मंत्री इससे कह रहे थे कि यदि इसने किसी को भी इनके अवैध संबंधों के बारे में बता दिया तो ये इसका सिर कलम करा देंगे। तब यह स्त्री गिड़गिड़ाती हुई न्याय मंत्री के चरणों में गिर गई। अतः हमसे और न देखा गया और हम शर्म से सिर झुकाए मंत्रियों के साथ उल्टे पांव वापस लौट गए। इतना कहकर प्रधानमंत्री चुप हो गए। तभी सभी मंत्रियों ने सम्मिलित स्वर में कहा, महाराज, प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं। यह सुनकर राजा नित्यानंद क्रोधित होकर न्याय मंत्री की ओर देखने लगा और कहने लगा, न्याय मंत्री जी, इससे बड़ी गवाही और कोई हो सकती है? महाराज, मैं फिर कहूँगा, ये झूठे हैं। मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। चुप रहो न्याय मंत्री जी, आज तक तुम लोगों का न्याय करते आए हो, आज हम तुम्हारा न्याय करेंगे। तुम्हें सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करके इस स्त्री को पत्नी और उसके पुत्र को अपना पुत्र स्वीकार करना होगा। ये कदापि संभव ना हो सकेगा महाराज। न्याय मंत्री, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सको। राजा नित्यानंद ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, न्याय मंत्री को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो। सैनिकों ने आगे बढ़कर चालुक्य को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। तब राजा नित्यानंद ने सहानुभूति भरे स्वर में फरियादी स्त्री से कहा, देवी, हमें दुख है कि तुम्हारे साथ घोर अन्याय हुआ है, लेकिन धैर्य रखो, एक न एक दिन चालुक्य तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य स्वीकार करेंगे। फरियादी स्त्री सिर झुकाए दरबार से बाहर निकल गई। अब राजा नित्यानंद सोचने लगा, कभी कभी विश्वास किस प्रकार टूटता है। हम न्याय मंत्री को कितना मानते थे और उन पर कितना विश्वास करते थे। हम उन्हें क्या समझते थे और वे क्या निकले। उस दिन जब राजा नित्यानंद दरबार से राजमहल वापस लौटे तो कुछ उदास से थे। महल पहुंचकर राजा ने अपने कक्ष में कुछ देर आराम किया और फिर वह रात को राज्य का दौरा करने निकल गए। जब वे प्रधानमंत्री के निवास के सामने से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। अन्य मंत्री कह रहे थे, वाह प्रधानमंत्री जी, इस बार तो अपने न्याय मंत्री चालुक्य को शिकस्त दे ही दी। अब न्याय मंत्री जीवन भर कारागार में ही सड़ते रहेंगे। हाँ, महाराज तो हमारे षड्यंत्र को सच ही समझ बैठे थे। भला उन्हें क्या पता कि हमने न्याय मंत्री के विरुद्ध
कितना मजबूत जाल बुना था। यह सुनकर राजा नित्यानंद ने कक्ष में प्रवेश किया और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, यह तुम्हारा भ्रम है कि हम कुछ नहीं जानते। हम सब कुछ जानते हैं। तुमने मंत्रियों के साथ मिलकर बेगुनाह न्याय मंत्री पर बहुत संगीन आरोप लगाया है। हमें तुमसे ऐसी आशा कदापि नहीं थी। राजा नित्यानंद को अचानक ही सामने पाकर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को सांप सा सूंघ गया था। राजा नित्यानंद कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, मैं आपको और अन्य न्याय मंत्रियों को इस बात की सजा जरूर दूंगा। आपने न्याय मंत्री चालुक्य के साथ अच्छा नहीं किया है। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप तो केवल न्याय मंत्री चालुक्य को ही योग्य समझते हैं और हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दरबार में हमारी कोई राय नहीं लेते हैं। न्याय मंत्री चालुक्य की सफलता को देखकर हमें उनसे काफी ईर्ष्या हो गई थी। इस वजह से हमने ये षड्यंत्र रचा था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हम दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री और सभी मंत्रीगण राजा के सामने झुककर उनसे क्षमा याचना करने लगे। तभी राजा नित्यानंद क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारी इस करतूत को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम लोगों को न्याय मंत्री चालुक्य पर मेरी विशेष कृपा फूटी आँख नहीं सुहाती थी, लेकिन चालुक्य पर मेरी विशेष कृपा पक्षपात पूर्ण नहीं थी। चालुक्य है ही इस योग्य। फिर भी यदि आप में से कोई अपने आप को न्याय मंत्री चालुक्य से ज्यादा चतुर समझता है तो मुझे बताइए, मैं उसकी चतुराई की परीक्षा लूंगा। तब प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सुनकर राजा नित्यानंद ने कक्ष में अपनी दृष्टि दौड़ाई। एक कोने में उन्हें बड़ी सी रस्सी पड़ी हुई दिखाई दी। राजा ने वे रस्सी उठा ली और कहने लगे, प्रधानमंत्री जी, इस रस्सी को लो। आज शाम तक तुम्हें इस रस्सी से 5000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी है। प्रधानमंत्री ने वे रस्सी राजा नित्यानंद से ले ली। प्रधानमंत्री के निवास से राजा नित्यानंद सीधा कारागार में पहुँचे और कहने लगे, न्याय मंत्री चालुक्य जी, हमें क्षमा कर दो। हम भी तुम्हें दोषी समझ बैठे थे, जबकि तुम निर्दोष हो। महाराज, क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप मुझे निर्दोष मान चुके हैं। राजा नित्यानंद आदर सहित न्याय मंत्री को कारागार से निकालकर अपने साथ ले गए। इधर हैरान परेशान सा प्रधानमंत्री सोच रहा था, इस रस्सी के द्वारा शाम तक मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं भला कैसे इकट्ठा कर सकता हूँ। मेरी मति मारी गई थी जो मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया। संध्या होने पर प्रधानमंत्री राजा नित्यानंद के पास पहुँचा और कहने लगा, महाराज, क्षमा करें, आपकी दी हुई रस्सी से मैं 5000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी ना कर सका। प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। अब आप देखना, इसी रस्सी के जरिए न्याय मंत्री चालुक्य किस प्रकार 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करते हैं। राजा नित्यानंद ने उसी समय न्याय मंत्री को बुलवाया और कहने लगे, न्याय मंत्री जी, इस रस्सी के द्वारा तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी करनी है। इसके लिए तुम्हें कल दोपहर तक का समय दिया जाता है। जो आज्ञा महाराज। रात होने को थी। न्याय मंत्री रस्सी को लेकर उसी समय नगर के उस हिस्से में गया जहां नगर के धनी मानी लोग रहते थे। उसने एक स्थान पर खूंटा गाड़ दिया, फिर उस खूंटे से रस्सी का एक सिरा बांध दिया। उसके बाद उस खूंटे से बहुत ज्यादा दूरी पर दूसरा खूंटा गाड़ दिया और रस्सी का दूसरा छोर दूसरे खूंटे से बांध दिया। उसका यह कौतुक भरा कार्य देखकर उस स्थान के गृह स्वामी उसके पास आए और कहने लगे,
न्याय मंत्री जी, आज न्याय छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सेठ जी, महाराज ने आदेश दिया है कि इस रस्सी की सीमा के अंदर आने वाले सभी भवनों को गिरा दिया जाए। क्यों? महाराज ने ऐसा आदेश क्यों दिया है? क्योंकि इस स्थान पर महाराज अपने रहने के लिए एक नए महल का निर्माण करवाएंगे। ओह, तो यह बात है। न्याय मंत्री जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे हमारे भवन गिराए जाने से बच सकें? नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इस बारे में महाराज का बहुत कड़ा निर्देश है। लेकिन सेठ लोग न्याय मंत्री से बार बार मनुहार करके जब भवनों को बचाए जाने का उपाय पूछने लगे तो वे कहते हैं, भवनों को बचाने का केवल एक ही उपाय है। वे उपाय क्या है मंत्री जी? जल्दी बताइए। महाराज ने कहा है कि जिसके पास इस राजसी रस्सी का कटा हुआ टुकड़ा होगा उसका मकान नहीं गिराया जाएगा। ओह, तब तो इस रस्सी के टुकड़े करके हम सब में बांट दीजिए न्याय मंत्री जी। इस रस्सी के टुकड़े तुम लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेंगे। रस्सी के एक टुकड़े की कीमत 250 स्वर्ण मुद्राएं है। ठीक है मंत्री जी, हम रस्सी के टुकड़े की यह कीमत देने को तैयार हैं। सुनकर न्याय मंत्री ने खूंटों से रस्सी खोलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब सेठ अपने अपने घरों से ला कर न्याय मंत्री को स्वर्ण मुद्राएं देने लगे और उससे रस्सी के टुकड़े लेने लगे। शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राओं की थैलियों से सारा रथ भर गया। दूसरे दिन प्रातः ही न्याय मंत्री चालुक्य राजा नित्यानंद के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रणाम महाराज। कहो न्याय मंत्री जी, हमारी दी हुई रस्सी से आपने कितनी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की हैं? महाराज, स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक रथ दरबार के बाहर खड़ा है। वे स्वर्ण मुद्राएं मैंने उसी रस्सी से प्राप्त की हैं। महाराज कहने लगे, जरा हमें भी तो बताइए कि जरा सी रस्सी से इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आपने कैसे प्राप्त की न्याय मंत्री जी? तब न्याय मंत्री ने राजा नित्यानंद को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात जानकर राजा नित्यानंद ने पास बैठे प्रधानमंत्री से कहा, देखा प्रधानमंत्री जी, न्याय मंत्री की बुद्धि का चमत्कार। आप तो उस रस्सी से एक भी स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी नहीं कर सके। यह सुनकर प्रधानमंत्री का सिर शर्म से झुक गया। उसी शाम को प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ न्याय मंत्री के आवास पर पहुँचे। उन सब को देखकर न्याय मंत्री सोचने लगे, आज ये सब इकट्ठे होकर मेरे घर पर क्यों पधारे हैं? न्याय मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप लोग यहाँ सब कुशल तो है ना? न्याय मंत्री जी, हम सब आपसे ये जानने आए हैं कि बुद्धिमानी भरे कार्यों को करने के लिए इतनी अकल आप कहाँ से लाते हो? यह सुनकर न्याय मंत्री सोचने लगा, ओह, तो यह बात है, ये मूर्ख मेरी अकल का राज जानना चाहते हैं। क्यों न आज इन्हें मूर्ख बनाया जाए। ये सोचकर न्याय मंत्री ने बड़ी संजीदगी से उन सब से कहा, वे अकल मेरे खेतों में गड़ी है। आपके खेतों में? हाँ, जब जरूरत होती है तो मैं खोद कर थोड़ी सी अकल निकाल लेता हूँ। क्या ऐसा संभव है न्याय मंत्री जी? क्यों संभव नहीं है? मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने नहीं है? सो तो है न्याय मंत्री जी। न्याय मंत्री जी, क्या हमें भी आपके खेत से थोड़ी अकल मिल सकती है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी। तो आप बताइए, इसके लिए हम सबको क्या करना होगा? आप सब लोग पूर्णमासी की रात को मेरे पास आ जाना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खेत में अकल कहाँ गड़ी हुई है। हाँ, एक बात और याद रखना, पूर्णमासी के दिन आप सभी फावड़े और कुदाल लेकर आना। ठीक है, हम सब ऐसा ही करेंगे। और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री वापस लौट गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और पूर्णमासी की रात भी आ गई। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री न्याय मंत्री के घर पहुँचे और कहने लगे,
न्याय मंत्री जी, हम फावड़े और कुदाल लेकर आ गए हैं। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को अपने खेत पर लेकर चलता हूँ। न्याय मंत्री उन्हें एक खेत में ले गए और कहने लगे, यही चंद्रमा के ठीक नीचे एक घड़े में अकल दबी हुई है। खोदकर तुम लोग घड़े को निकाल लो और उसमें रखी अकल को आपस में बांट लो। बस फिर क्या था, सभी मंत्री और प्रधानमंत्री चंद्रमा की ओर देख देख कर खेत खोदने लगे। जो भी आकाश की ओर देखता उसको चंद्रमा ठीक अपने ऊपर दिखाई देता। जब पूरा खेत खुद गया तो न्याय मंत्री ने उन लोगों से पूछा, क्या अकल का घड़ा मिल गया? थके हारे प्रधानमंत्री बोले, नहीं न्याय मंत्री जी, अभी तो नहीं मिला, तो आप लोग और खुदाई कीजिए। बेचारे थके हारे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री फिर खुदाई में जुट गए। काफी समय पश्चात प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्री खुदाई कर करके बहुत ज्यादा थक चुके थे। वे सब कहने लगे, न्याय मंत्री जी, हमसे अब और खुदाई ना हो सकेगी। न्याय मंत्री कहने लगे, अच्छा भाइयों, और खुदाई मत करो, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ कि वह अकल का घड़ा कहाँ है। सुनकर सभी मंत्री सम्मिलित स्वर में चिल्ला उठे, कहाँ है अकल का घड़ा न्याय मंत्री जी, जल्दी बताइए। तब न्याय मंत्री ने उनसे हंसकर कहा, मेरे भोले भाइयों, जरा दिमाग पर जोर देकर बताओ कि चंद्रमा के ठीक नीचे इस समय क्या है। सभी ने एक साथ चंद्रमा की ओर दृष्टि उठाई और कहने लगे, चंद्रमा के नीचे तो हमारा सिर है। जब चंद्रमा के नीचे तुम्हारा सिर है तो मेरा खेत क्यों खोद रहे हो? यह सुनकर अब सभी मंत्री बुरी तरह चौंक उठे और कहने लगे, आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है भाइयों कि तुम्हारा सिर ही वह घड़ा है जिसमें अकल दबी पड़ी है, बस उसे खोदने की जरूरत है। ओ न्याय मंत्री जी, तुमने तो हमें बड़े ही पते की बात बताई है। प्रधानमंत्री कहने लगा, न्याय मंत्री, सचमुच ही तुम हमसे श्रेष्ठ हो। अतः प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों ने उस दिन से न्याय मंत्री चाणक्य से ईर्ष्या करना छोड़ दी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। पुराने जमाने में काम्बोज राज्य पर कुमार वर्मा नाम के राजा शासन करते थे। उनका विश्वास था कि समस्त विद्याओं में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और शासन के कार्यों में वह सफल व्यक्ति हैं। एक बार रानी कौशल्या ने अपने पति कुमार वर्मा से मजाक में कहा कि पैतृक रूप से राजा बनने में कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के बल पर राज्य का संचालन करना ही बड़ी बात है। रानी ने ये बातें परिहास पूर्वक कही थी, पर राजा कुमार वर्मा पर इन बातों का गहरा असर पड़ा। राजा ने सोचा कि अपने बड़प्पन को रानी के सामने साबित करना होगा। इसके लिए उन्होंने अनेक तरह की प्रतियोगिताओं का प्रबंध किया। उन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए देश के अनेक प्रांतों से उत्साही युवक आ पहुँचे। उन विद्याओं में कुशल व्यक्तियों ने निर्णायकों का कार्य किया। प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। अब केवल पुरस्कार वितरण का कार्य शेष रह गया था। राजा कुमार वर्मा ने खड्ग विद्या में प्रथम आए रामराज नाम के व्यक्ति को देखकर कहा, यह साबित हो गया है कि इससे बढ़कर खड्ग विद्या प्रवीण हमारे देश में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। सभी दरबारियों ने स्वीकृति दी। इस बात का निर्णय मुझे करना होगा। इन शब्दों के साथ राजा अपने हाथ में खड्ग लेकर रामराज के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। इस पर सभी लोग विस्मय में आ गए। रामराज तथा कुमार वर्मा के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। अंत में
रामराज ने कुमार वर्मा के हाथ से खड़ग को उड़ा दिया। कुमार वर्मा के चेहरे पर मानो खून उतर आया हो। इसी वक्त निर्णायकों ने घोषणा की कि रामराज ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। उन लोगों ने रामराज के कानों में गुप्त रूप से कुछ कहा। रामराज ने कुमार वर्मा के निकट पहुंचकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपके अद्भुत कौशल के सामने ना ठहरने की स्थिति में मैंने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए फिर एक बार युद्ध करने का मौका दीजिए। महाराज पराजित होकर क्रोध में थे, इसलिए उन्होंने झट से रामराज को अनुमति दे दी। इस बार कुमार वर्मा ने रामराज के खड़ग को आसानी से उड़ा दिया। पुरस्कार राजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार साहित्य गोष्ठी में सबको पराजित करने वाले वैद्यनाथ को राजा ने ललकारा। दोनों के बीच चर्चा चल रही थी। तभी निर्णायकों ने ये घोषणा करके पुरस्कार राजा को दिया कि वैद्यनाथ ने व्याकरण की अनेक गलतियां की हैं। इस तरह से सभी क्षेत्रों के पुरस्कार राजा ने जीत लिए। इस प्रकार एक वर्ष नहीं, लगातार 5 साल कुमार वर्मा ने प्रतियोगिताओं में स्वयं सभी पुरस्कार प्राप्त किए। यह बात उसने रानी को बताई, पर रानी मुस्कुराकर चुप रह गई। उन्हीं दिनों कुमार वर्मा को एक भयंकर समाचार प्राप्त हुआ। मंत्री भैरव अनेक दिनों से राज्य को हड़पने का षड्यंत्र कर रहा है। उसकी योजना लगभग पूरी हो चुकी है। किसी भी क्षण भैरव गद्दी पर बैठ सकता है। यह समाचार मिलते ही राजा कुमार वर्मा अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गुप्त रूप से वेश बदलकर राजधानी से भाग निकला। अब राजा एक साधारण मानव था। राजा कुमार वर्मा तथा रानी कौशल्या अपने राज्य के किसी कोने में स्थित एक छोटे से गांव में पहुँचे। अपने नाम बदलकर गरीबों की तरह मेहनत करके अपने दिन बिताने लगे। जनता के बीच अपने दिन काटते हुए कुमार वर्मा ने उनकी जरूरतों को समझा और उनके दुख सुख का अनुभव करते हुए यह समझ लिया कि उसका शासन जनता के लिए हितकारी ना रहा था। उस वर्ष भी राजा कुमार वर्मा को ये खबर मिली कि पहले की तरह ही इस साल भी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं। वे बहुत प्रसन्न हुआ, मगर उन प्रतियोगिताओं को लेकर युवकों में किसी भी प्रकार का उत्साह न देख वे आश्चर्य में आ गया। उसने कई लोगों से इसका कारण पूछा। सबने कहा, इन प्रतियोगिताओं का मतलब ही क्या रहा, सारे पुरस्कार राजा को ही प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी हालत में हम क्यों अपना समय व्यर्थ करके उनमें भाग लें। राजा कुमार वर्मा यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि जनता ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उस समय का राजा भैरव राजतंत्र को छोड़ और किसी विद्या में सामर्थ्य नहीं रखता था। इस कारण कुमार वर्मा यह सोचकर राजधानी की ओर चल पड़ा कि वह उन प्रतियोगिताओं में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त कर लेगा। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुमार वर्मा विजयी हुआ। सभी क्षेत्रों में विजय हुए व्यक्तियों को अंत में राजा भैरव ने अंतिम प्रतियोगिता के लिए ललकारा। उसके तथा कुमार वर्मा के बीच में खड़ग युद्ध हुआ। कुमार वर्मा ने कुछ ही क्षणों में भैरव को बेहथियार कर दिया। तुरंत निर्णायकों ने बताया कि कुमार वर्मा ने प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद उन लोगों ने कुमार वर्मा को अलग से ले जाकर समझाया, पगले, तुम एक व्यक्ति के साथ स्पर्धा नहीं, एक बड़े पद के साथ स्पर्धा कर रहे हो। तुम्हें भैरव के हाथों नहीं, सिंहासन के समक्ष हारना था। तुम राजा से क्षमा मांग लो और एक और मौका मांगकर उनके हाथों से हार जाओ, वरना तुम खतरों में फंस जाओगे। लाचार होकर कुमार वर्मा ने भैरव को
विजय होने दिया। तब जाकर कुमार वर्मा की समझ में यह बात आई कि उसके राजपद पर रहते कैसे वह सभी पुरस्कार प्राप्त कर पाया। जब कुमार वर्मा गांव को लौट आया तब कुछ लोगों ने उसे टोका, क्या हुआ, राजा भैरव ही जीत गए ना, इसके वास्ते तुम नाहक राजधानी में गए ही क्यों? अगर तुम पुरस्कार पाना चाहते हो तो तुम्हें राजा बनना होगा। उधर भैरव के शासन में जनता का शोषण बढ़ता जा रहा था। इसे भांपकर कुमार वर्मा देशाटन पर निकल पड़े। उन्होंने साहसी युवकों को अपने दल में मिला लिया और गुप्त रूप से एक सेना तैयार की। उस सेना के नायक के पद के लिए प्रतियोगिताएं चलाई गई। उन प्रतियोगिताओं में कुमार वर्मा विजय हुआ और वह सेनापति चुना गया। इसके बाद कुमार वर्मा ने फिर से अपना राज्य पाने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। दूसरे साल की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कुमार वर्मा अपनी सेना के साथ चल पड़ा और उस साल भी हर साल की तरह सभी प्रतियोगिताओं में वे विजय हुआ। इसके बाद भैरव ने कुमार वर्मा को खड़ग युद्ध के लिए ललकारा। कुमार वर्मा ने बड़ी आसानी के साथ भैरव के हाथ से खड़ग को उड़ा दिया और अपनी तलवार को भैरव की छाती पर टिकाकर जनता से कहा, इस दुष्ट ने मेरा वध करना चाहा, मगर अपने विश्वास पात्रों के द्वारा चेतावनी देने पर मैं बच निकला। मैं एक जमाने का आप लोगों का राजा कुमार वर्मा हूँ। यह भैरव अगर जनता पर अच्छा शासन करता तो मैं इसके काम में दखल ना देता। मैं जनता के कल्याण के वास्ते आगे आया हूँ। तुम लोग मुझे फिर से राजा के रूप में स्वीकार करोगे या मुझे इस गद्दी के वास्ते युद्ध करना होगा। फिर कुमार वर्मा ने अपनी नकली पोशाकें हटा दी। दरबारियों ने कुमार वर्मा को पहचाना और उनका जय जयकार किया। बिना खून खराबे के राज्य कुमार वर्मा के हाथों में आ गया। इस बार रानी कौशल्या ने अपने पति से पूछा, यदि आपने पहले ही अपनी सेना को बता दिया होता कि आप ही कुमार वर्मा हैं, तो आप कब के राजा बन चुके होते। रानी कौशल्या, मैंने इस बार राज्य को पैतृक संपत्ति के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्ति के बल पर प्राप्त किया है। यदि अपनी सेना को पहले ही बता देता तो अपने बल से राज्य पाने का मौका ना मिलता और ना ही इसे प्रमाणित करने का अवसर। अब अपनी शक्ति पर मुझे विश्वास है, इसलिए प्रतियोगिताओं में मुझे भाग लेने की जरूरत नहीं है, राजा ने कहा। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया। इस कारण राज्य की तरफ से चलाई जाने वाली प्रतियोगिताओं ने वास्तविक सामर्थ्य रखने वाले युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इसके बाद राजा ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना बंद कर दिया और इस तरह से राजा कुमार वर्मा ने रानी कौशल्या को अपना सामर्थ्य साबित किया। अब राजा कुमार वर्मा अपने राज्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे थे और प्रजा भी उनके राज्य में बहुत खुश थी। धन्यवाद।